नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद और तानाशाही के खतरों से निपटने के लिए भारत G7 का स्वाभाविक साथी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से G7 बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स से छूट देने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ कल से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून की पहली बारिश और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और 5वीं वरीयता प्राप्त स्टीफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं धर्मेंद्र। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन तक चली G7 शिखर बैठक के 3 सत्रों को संबोधित किया। यह बैठक आज शाम समाप्त हुई। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के अपर सचिव पी हरीश ने संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने मानव जीवन को बेहतर, सुदृढ़ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के विभिन्न पक्षों पर संबोधन किया। India's participation at the summit testifies to a deepening and expanding engagement with the G7 and guest countries over the past many years. Our participation reflects the understanding within the G7 that the resolution to the biggest global crisis of our time is not possible without India's engagement, involvement and support. We will remain deeply engaged with the G7 and guest partners on all major issues: health governance and access to vaccines, climate action and climate justice, diversification of supply chains and building economic resilience. प्रधानमंत्री ने आज जलवायु परिवर्तन और खुले समाज से संबंधित सत्रों को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन पर श्री मोदी ने सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया और कहा कि इस चुनौती से अलग अलग नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि G20 देशों में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते का पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई में सभी पक्षों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली परिवर्तन, विकासशील देशों को विकास के लिए आवश्यक मदद देना आदि शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने G7 देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए $100 अरब प्रति वर्ष देने के अधूरे वादे को पूरा करने का आह्वान भी किया। उन्होंने भारत की वैश्विक पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे के गठबंधन का भी उल्लेख किया। तीसरा सत्र खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने लोकतंत्र, विचारों की स्वतंत्रता और आजादी की भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत G7 और अतिथि देशों का स्वाभाविक साथी है और आतंकवाद, हिंसक कट्टरवाद तथा तानाशाही के खतरों से निपटने के लिए उनके साथ मूल्य साझा करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खुले समाज में संकट होते हैं और प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। G7 देशों के नेताओं ने स्वतंत्र, मुक्त, समग्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र और क्षेत्र के भागीदारों के साथ सामूहिक प्रयासों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने खुलेपन, लोकतांत्रिक, पारदर्शिता और समग्रता के सिद्धांतों पर बहुस्तरीय प्रणाली के सुधारों पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कल के सत्र में विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स से छूट के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के लिए समर्थन का आह्वान किया। उनके इस आह्वान का दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर ओकोंजो इवेला तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी इसका समर्थन किया। श्री हरीश ने कहा कि भारत के लिए G7 और अतिथि देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के प्रत्येक सदस्य देश के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से 3 G7 के सदस्य देश हैं। भारत को G7 की बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने के ब्रिटेन के सुझाव को स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रित किया था। ब्रिटेन फिलहाल G7 का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्रियों को भी G7 की बैठक में आमंत्रित किया गया था। ब्रिटेन ने भारत से कहा है कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 की बैठक में व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं कर पाने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खेद है, लेकिन वो इस फैसले के कारणों को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक में भाग लेने और अन्य नेताओं के साथ उनकी बैठकों का उचित और सुचारू प्रबंध किया गया था। बैठक में प्रत्येक नेता के समक्ष श्री मोदी को दर्शाने वाला एक स्क्रीन लगाया गया था, जिससे प्रत्येक नेता को उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 25 करोड़ 31 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष तक के 10 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक लगभग 20 करोड़ 50 लाख लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी गई है, जबकि 4 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। कल लगातार छठे दिन नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की स्थापना इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने की है। सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी दिल्ली में 6 और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे मरीजों को सीधे ऑक्सीजन मिलेगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने, जो भारत सरकार की एक सब्सिडरी है, गेल की सब्सिडरी है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया CSR फंड से आईजीएल ने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बनाया। सीधा ऑक्सीजन यहीं से एटमॉस्फेयर से बनके सीधा मरीजों तक पहुंचेगी। उसके अलावा यहाँ रीफिलिंग भी होगी। श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार देश भर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्पात कंपनियों ने देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जारी लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के लिए आज घोषणा की। नए निर्देशों के अनुसार सभी बाजारों और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी। ऑड इवन का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कल से 50% ग्राहक क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकेंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि सभी साप्ताहिक बाजार भी अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक जोन में एक बाजार ही खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोविड के दैनिक मामलों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होती है तो दिल्ली सरकार प्रतिबंधों को पुनः लागू करेगी। निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच संचालन की अनुमति होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में शादियां सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि शादियां घर पर या कोर्ट में हो सकती है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सागर जिले के बीना में भारत ओमान रिफाइनरी के नजदीक ऑक्सीजन युक्त एक अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस संयंत्र के शुरू हो जाने से आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कोरोना पर काबू पाने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश के संकट प्रबंधन समूह का मॉडल अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कम समय में बनकर तैयार हुए अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का बहुत सहयोग रहा है। यह बहुत ही कम समय में विकसित चिकित्सा सुविधा का एक बेहतरीन उदाहरण है। बीना रिफाइनरी के सहयोग से ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग स्टेशन का निर्माण शुरू किया गया है। सागर के साथ अन्य जिलों में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कोविड केयर सेंटर बुधनी में भी अस्पताल जैसी सुविधाएं हैं। यह सेंटर 300 बेड का होगा, जिसमें 100 बेड ऑक्सीजन से भरपूर होंगे। केंद्र में बच्चों के लिए अलग से 50 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बेंगलुरु में HSIS घोषा सरकारी अस्पताल कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित 150 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इस अस्पताल ने 12 जून को कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं के बीच 300वीं सफलतापूर्वक डिलीवरी कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट। कोविड पॉजिटिव गर्भवती स्त्री की चिकित्सा में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए घोषा अस्पताल को कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती स्त्री के लिए ही आरंभ किया गया है। ओपीडी और वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को मास्क, कैप, फेस शील्ड, सर्जिकल गाउन और ग्लव्स पहनकर ही काम करना पड़ता है। घोषा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी तुलसी ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी दी है कि बच्चा और मां को अलग रखा जाता है और शिशु को स्तनपान करवाते वक्त मां को मास्क पहनना और हाथ धोना अनिवार्य है। Prevent transmission of infection from mother to baby, we have provided precautionary measures to the mother, which include face mask, hand sanitizers, and given instructions to the mother to wash her hands with soap and water or sanitizer while feeding the baby and keep distance from the baby. डॉक्टर तुलसी जी ने कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी सावधानी बरती जाती है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। हैदराबाद की ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान तेलंगाना में बच्चों में कोविड प्रतिरोधी क्षमता का स्तर जानने के लिए सीरो सर्वेक्षण करेगा। संस्थान की निदेशक डॉक्टर R हेमलता ने बताया कि ये सर्वेक्षण अगले महीने किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ICMR देश भर में बच्चों का सीरो सर्वेक्षण करने जा रहा है। विभिन्न राज्यों में ICMR के विभिन्न संस्थान इसमें हिस्सा लेंगे। संस्थान ने अभी तक तेलंगाना में वयस्कों के बीच सर्वेक्षण के 4 चरण चलाए हैं। डॉक्टर हेमलता ने कहा कि बहुत जल्द राज्य में बच्चों का सर्वेक्षण पहली बार किया जाएगा। So far, we have conducted 4 surveys in adults, zero prevalence of COVID-19. In Telangana, N9 was responsible to collect the samples and do the survey. And throughout India, various ICMR institutes collected the samples. But now ICMR is proposing to conduct the zero prevalence survey among children. So that's being planned now, and very shortly we are going to take it.
रेलवे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार तरल चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति करने में जुटा हुआ है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने देश भर में 30,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर कीर्तिमान स्थापित किया है। 1,734 टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने अपना सफर पूरा कर लिया है और 15 राज्यों को राहत पहुंचाई है। मंत्रालय ने कहा है कि 10 टैंकरों में 177 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपनी यात्रा पर हैं। रूस का कोविड-19 टीका स्पुतनिक वी मंगलवार से नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध हो सकता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इसकी उपलब्धता स्पुतनिक वी टीके की खेप आने पर निर्भर करेगी। स्पुतनिक वी टीका का पहला चरण अपोलो अस्पताल और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने प्रायोगिक तौर पर 17 मई को हैदराबाद में और 18 मई को विशाखापत्तनम में शुरू किया था। स्पुतनिक वी का टीका हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में भी उपलब्ध है। बांग्लादेश में कोविड महामारी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रविवार को देश में मौतों का आंकड़ा बढ़ते हुए 47 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में 2,436 नए मामले सामने आए। बांग्लादेश में कोविड से मरने वालों की संख्या 13,118 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,26,000 से अधिक है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या केवल 47,400 है। इस बीच बांग्लादेश को रविवार को चीनी सिनोफार्म वैक्सीन की 6 लाख खुराक की दूसरी किस्त मिली। बांग्लादेश ने चीन के साथ सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद और तानाशाही के खतरों से निपटने के लिए भारत G7 का स्वाभाविक साथी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से G7 बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स से छूट देने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ कल से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून की पहली बारिश और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और 5वीं वरीयता प्राप्त स्टीफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में कल वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। उच्चस्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्चस्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि NIC ईमेल प्रणाली में कोई साइबर घात नहीं लगी है।
ईमेल प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। मीडिया के एक वर्ग में कहा गया है कि इस साइबर घात से एयर इंडिया, बिग बास्केट और डोमिनोज के ईमेल खाते और पासवर्ड हैकरों के हाथ लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार की ईमेल प्रणाली में कोई साइबर घात नहीं हुआ है। इस ईमेल प्रणाली को राष्ट्रीय इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर संरक्षित करता है। मंत्रालय ने कहा है कि एनआईसी ईमेल प्रणाली में कई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री निशंक ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तक और वर्दी खरीदने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। श्री निशंक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन और व्यवस्था को सुगम बनाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू के बाहरी क्षेत्र मजीन में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के लिए आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि मंदिर के निर्माण से जम्मू मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर के साथ ही वैदिक विद्यालय और अस्पताल भी बनाया जाएगा। मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मुख्य मंदिर के साथ ही श्री अंडाल और श्री पद्मावती के भी मंदिर होंगे। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना दक्षिण भारतीय शैली का होगा। मंदिर में तीर्थ यात्रियों के लिए वेद पाठशाला, ध्यान केंद्र, कार्यालय, आवास और पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। मंदिर की निर्माण लागत 33 करोड़ 22 लाख रुपए होगी और इसे 18 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल भागवत प्रिय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी क्षेत्रों का बहुआयामी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विकास से जुड़ी गतिविधियों और सरकार की योजनाओं को प्रभावित किया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू में प्रतिष्ठित मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर का व्यापक विकास होगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखने के साथ जम्मू और कश्मीर में एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज ये जो शिलान्यास हुआ, इसके चलते माता वैष्णो देवी, श्री रघुनाथ जी मंदिर, श्री रणवेश्वर मंदिर, इसकी श्रृंखला में एक और आस्था स्थान जुड़ गया है बालाजी के नाम से। आज जो बालाजी का यहाँ पधारना है, ठीक माता वैष्णो देवी के स्थान के सामने इस मंदिर का निर्माण होगा और इससे इस सारे के सारे क्षेत्र के लिए एक नए युग का प्रारंभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही राज्य में मानसून की पहली बारिश हुई है। राज्य के अधिकांश जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज जारी अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों के साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर पहुंच गया है और अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी मानसून के आगमन की संभावना है। तटवर्ती कोंकण और मुंबई क्षेत्र में 15 जून तक तेज से बहुत तेज बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने मुंबई, उपनगरीय और कोंकण क्षेत्र के कुछ भागों में कुछ समय के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित करने का फैसला किया है।
कर्नाटक में 7 तटवर्ती जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में मौसम विभाग के निदेशक सीएस पाटिल ने जानकारी दी है कि समूचे कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। इस बीच शिमोगा जिले के अगुम्बे और उत्तरी कन्नड़ जिले के मानकी में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने को कहा गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 40 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 69 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की। टोक्यो ओलंपिक में अपने करिश्माई खेल और बुलंद हौसले से गोल्डन पंच जड़ने को पूरी तरह तैयार हैं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। असम के गोलाघाट में जन्म लेने वाली लवलीना का अब तक का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग को लेकर बड़े बड़े सपने देखने वाली लवलीना ने अपने अब तक के प्रदर्शन से उम्मीद जगाई है कि वो टोक्यो में बेहतरीन करने का दमखम रखती हैं। लवलीना ने 2017 में वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उसी वर्ष वो कजाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थीं। 2019 के आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी लवलीना ने कांस्य पदक जीता था। 2020 एशिया ओसेनिया मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को 5-0 से हराकर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया है। खेलों के सबसे बड़े मंच ओलंपिक के लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग और शानदार तैयारी की है। इतना बड़ा कंपटीशन है, हर तरफ से परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा सा इनसाइड खेलने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी तो ऐसा बॉक्सर आ सकता है जिसके साथ मैं इनसाइड खेलना पड़ेगा। स्टॉप्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। कोचेस हमारा इतना अच्छा है कि सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लवलीना के हौसले बुलंद हैं और टोक्यो ओलंपिक में वो अपने प्रदर्शन से भारतीय खेल प्रेमियों के जहन में एक गहरी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि उसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है उसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित लवलीना बॉक्सिंग रिंग में बड़े से बड़े मुक्केबाजों को मात देने की क्षमता रखती हैं। वो युवा हैं, उनमें जोश है और उनके हौसले की उड़ान टोक्यो में भारत को स्वर्णिम सफलता दिला सकती है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में इस समय विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सित्सिपास ने पहला सेट 7-6 से जीता और अभी समाप्त हुए दूसरे सेट में भी उन्होंने 6-2 से जीत दर्ज की। सित्सिपास पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं, वहीं जोकोविच 18 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपनी जोड़ीदार कैटरीना सिनियाकोवा के साथ महिला डबल्स खिताब अपने नाम किया। यूरो कप फुटबॉल में लंदन में ग्रुप डी के मैच में इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। ग्रुप सी में आज रात 9:30 बजे ऑस्ट्रिया और नॉर्थ मैसिडोनिया आमने सामने होंगे। देर रात इसी ग्रुप के मैच में नीदरलैंड्स की टक्कर यूक्रेन से होगी। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का आज दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर इंदिरा के निधन पर शोक जताया है और उनके परिजनों तथा समर्थकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा की कई सामुदायिक सेवाओं में अग्रणी भूमिका रही थी और एक विधायक के तौर पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा को काफी अधिक प्रशासनिक अनुभव था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश में न्यायमूर्ति संजय यादव ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें लखनऊ के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद और तानाशाही के खतरों से निपटने के लिए भारत G7 का स्वाभाविक साथी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से G7 बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स से छूट देने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाएंगी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ कल से सभी बाजार और मॉल खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून की पहली बारिश और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और 5वीं वरीयता प्राप्त स्टीफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।